नमस्कार, मैं हूं शशि रंजन और आपका बहुत बहुत स्वागत है जनता टीवी में। और आप देख रहे हैं हमारे साथ वही खास कार्यक्रम जिसकी चर्चा आजकल पूरे हरियाणा में हो रही है। मारा विधायक मारी चौपाल। अब ये एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें न हम हुलुलुलु की बात करते हैं, न श्रीलंका, न अमेरिका, न बांग्लादेश। हम हल्के की बात करते हैं और हल्के की बात भी बहुत हल्के तरीके से नहीं करते हैं, पूरी गंभीरता के साथ। कई बार हमारे चुने हुए प्रतिनिधियों को इस बात का इल्म होता है या भ्रम होता है कि चुने जाने के बाद वो राजा हैं। इस बात को हमेशा याद रखिए, वो राजा नहीं हैं। हमने उन्हें चुना है अपने काम के लिए, अपने इलाके के डेवलपमेंट के लिए। वो हमारे सेवक हैं, राजा नहीं हैं। कुछ ऐसी सोच के साथ जनता टीवी ने यह कार्यक्रम शुरू किया। कई सारे एपिसोड्स आ चुके हैं और कई विधायक बतौर मेहमान इस कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं। आज हम जिस इलाके में पहुंचे हैं, हरियाणा का लेटेस्ट जिला है हांसी जिला। और यहां से विधायक चुनकर आए हैं बीजेपी के सिंबल पर विनोद भयाना जी, और लगातार दूसरी बार जीते। उन्हें हम अपनी चौपाल में बुलाएं और हिसाब किताब का दौर शुरू करें, उसके पहले एक छोटी सी प्रोफाइल रिपोर्ट देखिए। आज हमारी चौपाल में आ रहे हैं हांसी हलके से मारा विधायक विनोद भयाना। 2024 विधानसभा चुनाव में विनोद भयाना ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी को 21,460 वोटों से हराया था। विनोद भयाना 2024 में हांसी से तीसरी बार विधायक बने हैं। इससे पहले 2019 और 2009 में भी विनोद भयाना हांसी हलके का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। विनोद भयाना 2009 में हरियाणा जनहित कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़कर पहली बार हांसी से विधायक बने थे। इसके बाद विनोद भयाना ने 2014 में कांग्रेस के टिकट पर विधानसभा चुनाव लड़ा, लेकिन जीत हासिल नहीं कर पाए और करीब 22,000 वोट लेकर चौथे स्थान पर रहे। इसके बाद 2019 में विनोद भयाना ने बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ा और हांसी से विधायक बने। 2024 में भी बीजेपी ने विनोद भयाना पर विश्वास जताया और विनोद भयाना ने पार्टी की उम्मीदों पर खरा उतरते हुए लगातार दूसरी बार जीत हासिल की। आज हमारा विधायक हमारी चौपाल में हांसी के विधायक विनोद भयाना से होगा उनके काम का हिसाब किताब। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए हांसी से भारतीय जनता पार्टी के विधायक विनोद भयाना का। तो विनोद भयाना जी, बहुत बहुत स्वागत है इस चौपाल में। और अब तो हांसी सिर्फ हांसी कहना नहीं चाहिए, है ना? अब तो हांसी जिला बोलना चाहिए। बिल्कुल। तो शशि रंजन जी, मैं आपका हांसी पधारने पर अपनी तरफ से, हांसी हलके की जनता की तरफ से, हांसी जिला की जनता की तरफ से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और मैं समझता हूं कि आप समय समय पर हर बात जो आपकी एक जिम्मेवारी है जनता तक पहुंचाने का काम करते हैं। और जनता टीवी एक ऐसा टीवी है, एक ऐसा चैनल है जो जनता का ही चैनल माना जाता है और जनता इसको बड़ी चाव से देखती है। तो इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई देता हूं। वो तो जनता तो चाव से देखती है, लेकिन कई बार जो है ना, हमारे मेहमान विधायक, एमपी, नेता नाराज हो जाते हैं। कहते हैं ये शशि रंजन क्या चीज़ है, कभी रसगुल्ला गुलाब जामुन खिलाता नहीं है, जब आता है तो करेले का जूस, नीम का पत्ता। और मैं कहता हूँ ये स्वास्थ्य के लिए ठीक रहेगा। नो डाउट, आजकल के ज़माने में मीठा ज़्यादा अच्छा भी नहीं होता। थोड़ा करेले का जूस और नीम का पानी हो जाना चाहिए। और पॉलिटिक्स में जो ज़्यादा मीठा रहता है, मैंने सुना है वो ज़्यादा खतरनाक भी होता है।
बिल्कुल, मैं तो पहले ही कह रहा आपको हूँ। तो इसका अनुभव भी है बिल्कुल, मैं तो कह ही रहा हूँ कि कि ज़्यादा मीठा आपके इर्द गिर्द जो ज्यादा मीठे थे वही ज्यादा खतरनाक साबित हुए आपके लिए। नहीं, मैं तो अब मैं नाम तो नहीं लूंगा किसी का। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। चलिए, तो ये हांसी जिला बन गया। अब कई लोग ये कह रहे हैं कि जिला तो बन गया, लेकिन जिला बनाने में जल्दबाजी हो गई और जो बुनियादी सुविधाएं एक जिले में होनी चाहिए उसके लिए हांसी अभी उतनी तरीके से उस तरीके से तैयार नहीं है। तो ये था कि भाई जल्दी जल्दी करवा दो, है ना, पता नहीं आगे मौसम कैसा हो, ओलावृष्टि हो जाए, क्या हो जाए, एक बार घोषित करवा दो, बाकी काम करवाते रहेंगे। शशि रंजन जी, देखिए, कोई भी चीज़ जब बनती है, ज़रूरी नहीं कि उसकी बुनियादी ज़रूरतें सारी पहले से ही तैयार हों। मगर मैं समझता हूँ कि हांसी जिला जो बना है, इसका अपने आप में एक राइट था, एक अपना हक था, क्योंकि काफ़ी दिनों से यहाँ के लोग इंतजार कर रहे थे। और माननीय मनोहर लाल जी ने तो आज से 5 साल पहले ये कह दिया था कि जब भी कोई 23वां जिला बनेगा तो वो हांसी बनेगा। मैं धन्यवाद करता हूँ माननीय मनोहर लाल जी का, जिन्होंने 2016 में हांसी को पुलिस जिला बनाया। और शशि रंजन जी, उससे पहले ये हांसी के लोग गवाह हैं इस बात के कि वो जरूरत थी उस समय। हांसी एक क्राइम सिटी हो गया था, हांसी में क्राइम इतना बढ़ गया था कि उस समय यहाँ एसपी का बैठना जरूरी था। और हांसी पुलिस जिला बना और उसके बाद क्राइम पे कंट्रोल हुआ। जो हांसी के लोग शाम के 7 बजे के बाद घर से बाहर निकलना पसंद नहीं करते थे, भयभीत होते थे, आज वहीं हमारी बेटियां, हमारी बहनें, आप देख सकते हैं, रात के 12 बजे खाना खा के सड़कों पे, पार्कों में घूम रही होती हैं। ये केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी की देन है, जिन्होंने पहले हांसी को पुलिस जिला बनाया और उसके बाद पूर्ण जिला बनाने का काम किया। आप कह रहे थे अभी बुनियादी तौर पे तैयार नहीं था। आज हांसी में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ, हमने बहुत बढ़िया रेस्ट हाउस बना दिया, यहाँ जिला लेवल का रेस्ट हाउस है। यहाँ पे यहाँ हमारा सेक्रेटरिएट है। ये बात सही है कि वो सब डिवीजन लेवल का सेक्रेटरिएट है, मगर हमने एक फ्लोर और बना करके हमने इसकी पहले से ही तैयारी कर ली थी और आने वाले समय में बहुत बढ़िया जिला सचिवालय भी हांसी में बनेगा। चलिए ठीक है, मैं जब आपके पास आ रहा था तो थोड़ा रिसर्च कर रहा था। 2005 से चुनावी पॉलिटिक्स में तो थे ही आप, निर्दलीय के तौर पे आपने जोर आजमाया। उसके बाद हजका में आ गए 2009 में, 2014 में कांग्रेस, 2019 और 24 में बीजेपी। तो मैंने कहा कि विनोद भयाना जी की गाड़ी तो बड़ी तेज रफ्तार से आगे बढ़ रही है ना। 2 प्लेटफॉर्म, मतलब 2 स्टेशन पे तो बीजेपी पे रुक गई। अब मैं सोच रहा था कि 2029 में क्या अनुमान लगाऊं मैं। ये तो लगातार गाड़ी आपकी निर्दलीय से शुरू की और उसके बाद हजका, कांग्रेस, है ना, इन सारे प्लेटफॉर्म पे गाड़ी लगाते हुए बीजेपी पे आ गए। सही कहा आपने। हमने अपनी यात्रा आज़ाद उम्मीदवार पे शुरू करके हमने हजका को भी देखा, कांग्रेस को भी देखा और अंत में जब भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी लगी कि जहां मैं समझता हूं कि जनता की सेवा बहुत बढ़िया ढंग से हो सकती है। और भारतीय जनता पार्टी का एक मोटो है कि आम आदमी को ऊपर कैसे उठाया जाए, आखिरी पायदान पे जो व्यक्ति खड़ा है उस व्यक्ति की मदद कैसे की जाए। यही मेरी इच्छा थी कि मैं आम आदमी की सेवा कैसे कर सकूं, आखिरी पायदान पे जो व्यक्ति खड़ा है उसको ऊपर कैसे उठाऊं, उसकी सेवा कैसे करूं, उसको समाज में बराबर का दर्जा कैसे दिलाऊं। वो ऐसी पार्टी मुझे मिल गई जो मेरी सोच के मुताबिक फिट बैठती। तो आपने गाड़ी यहाँ लगा दी, बिल्कुल परमानेंट यहीं रोक दी। मतलब ऐसा तो नहीं होगा ना 2029, 32, 33 में पता चला कि किसी और प्लेटफॉर्म पे विनोद भयाना जी की गाड़ी लगी हुई है। शशि रंजन जी, मैंने आपको स्पष्ट शब्दों में बताया है कि मेरी एक सोच थी कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो आम आदमी की सेवा करने की लालियत रहती है
और मेरा बचपन से ही ये ख्वाब था। मैं गांव में सरपंच भी रहा तो भी मैंने गरीब आदमी की मदद करने का हर समय प्रयास किया, और मैं विधायक बना, मैं सीपीएस बना तो मेरी हमेशा ये सोच रहती थी कि आम आदमी का, गरीब आदमी का, हमारे इलाके का विकास कैसे हो। और ये सारी खूबियां मुझे भारतीय जनता पार्टी में नजर आई तो मैंने भारतीय जनता पार्टी में परमानेंट ब्रेक लगा दी। हमेशा जब तक राजनीति करेंगे भारतीय जनता पार्टी भी करेगी। अच्छा हुआ आपने जिक्र सीपीएस का कर दिया, मैं उसमें आने वाला था। तो ट्रेनिंग तो आपकी पहले ही हो गई थी, आप हजका से थे। कुलदीप बिश्नोई आपके एक ज़माने में मुझे याद है ना, एकदम आप लोगों की वो चलती थी एक ग्रुप, है ना। उस चुनाव के बाद फिर क्या हुआ नहीं हुआ, आपने खुद ही सीपीएस वाला जिक्र कर लिया। हालांकि वो सीपीएस या मंत्री वाला बीजेपी में सेकंड टर्म जीतने के बाद भी नहीं हो पाया, लेकिन उस वक्त माहौल ऐसा था कि आप सीपीएस हो गए। और उसके बाद आपने अगला चुनाव कांग्रेस से भी लड़ लिया, लेकिन मुंह की खानी पड़ी थी उस वक्त। नो डाउट, आपकी बात सही है। मैं हजका से चुनाव जीत करके कांग्रेस में शामिल हुआ, और अकेला मैं नहीं, उस समय 6 विधायक हजका से जीते थे। आदरणीय कुलदीप बिश्नोई के अलावा बाकी जो 5 विधायक थे सब के सब ने कांग्रेस ज्वाइन की, क्योंकि सभी ये चाहते थे और कुलदीप बिश्नोई जी भी चाहते थे कि हम सत्ता में जाकर के जनता की सेवा करें। मगर उनको फैसला लेने में काफ़ी टाइम लग गया, जो 5 विधायक इंतजार नहीं कर पाए और उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन कर ली और कांग्रेस में जाकर के जनता की सेवा करने का काम किया। 1-2 मंत्री बन गए, 2 सीपीएस बन गए। हमने निस्वार्थ जनता की सेवा की, और मगर उस राजनीति से हम ज़्यादा खुश नहीं थे। उसके बाद ये बात सही है कि कांग्रेस पार्टी में से हम चुनाव भी लड़े। आप वाली बात है, कांग्रेस पार्टी से हम चुनाव हार गए। 5 साल फिर पब्लिक में रह करके एक भारतीय जनता पार्टी की मैं जो सुना था कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो देशभक्तों की पार्टी है, जो आम आदमी को ऊपर उठाने की बात करती है, जो निस्वार्थ राजनीति करती है, ऐसी पार्टी में हम शामिल हुए तो हमने देखा कि जो सुना था उससे भी ज़्यादा अच्छा भारतीय जनता पार्टी को हमने पाया। इसलिए फिर हमने भारतीय जनता पार्टी से ही चुनाव लड़ा, और झांसी की जनता का मैं बहुत शुक्रगुजार करता हूं कि उन्होंने 2019 में मुझे 22,000 वोटों से जिताया, और 2024 में शशि रंजन जी मैं आपको ये भी बता दूं कि झांसी में लगातार कोई दूसरा विधायक कभी नहीं बना। बब्बर शेर है कि नहीं है कुलदीप बिश्नोई? देखिए, हर आदमी अपने आप में बब्बर शेर है। मैं अब किसी के ऊपर क्या कटाक्ष करूं, हर आदमी अपने आप में बब्बर शेर है। मतलब ये धर्म संकट वाला सवाल है आपके लिए? नहीं, धर्म संकट वाला सवाल नहीं। इनमें से किसी को उठा के पूछ लिए, हर आदमी खड़ा होकर कहेगा मैं बब्बर शेर हूं। हर आदमी अपने आप में बब्बर शेर है, इस पर मैं कोई कमेंट्स नहीं करना तो चाहता। कुलदीप बिश्नोई को यह समझना चाहिए कि सिर्फ वो नहीं है, हर आदमी बब्बर शेर है। बिल्कुल, बब्बर शेर ज्यादा ना किया करें। आज के युग में हर आदमी अपने आप में बब्बर शेर है। ऐसे राहुल गांधी भी कहते हैं कि ये सब हमारे बब्बर शेर हैं। राहुल गांधी जी भी बब्बर शेर है अपने आप में। चलिए हम हांसी पे आ जाते हैं, क्योंकि इस कार्यक्रम का मूल आधार जो है वो हल्का है। अब जब हांसी इंटर कर रहे हैं तो अच्छे गेट से इंटर करना चाहिए, बिल्कुल अच्छे तोरण द्वार से इंटर करना चाहिए। तो मैं हांसी घूम रहा था तो एक सज्जन मिल गए, कहे जी मैं आरटीआई एक्टिविस्ट हूँ। हमने कहा जी मैं तो ऐसा आदमी ढूंढता रहता हूँ। तो जरा वो कुछ आपसे बात करना चाहते हैं, पहले उनको सुनिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। सुनाइए जरा। ये तोरण दरबार बनाया गया था, बहुत बढ़िया तोरण दरबार बनाया। तोरण दरबार कोई कमी नहीं है, भगवान का श्याम बाबा का तोरण दरबार बनाया गया। हांसी में ऐसे और भी बनने चाहिए। सिर्फ एक इस पर एक ऑब्जेक्शन है, ये तोरण दरबार बनाया शुरू में इसका ठेका दिया गया लगभग 50 लाख का। 50 लाख में तैयार हो गया, उसके बाद 33 लाख का फिर ठेका दिया गया। 83 लाख का तोरण दरबार बनाया गया है। इससे बढ़िया तोरण दरबार लगभग भिवानी में बना है, 50 लाख रुपये खर्चा भी नहीं आया, इससे और भी बढ़िया सुंदर। और ये तोरण दरबार 83 लाख का बना, हरियाणा गवर्नमेंट की सरकार की ज़मीन 83 लाख का। मैंने इसकी कंप्लेंट सीएम विंडो पे भी की और प्रधानमंत्री को भी करके, राष्ट्रपति को भी, और मैंने अब फिर दोबारा सीएम को करी है। और मैं इसको कह रहा हूँ इसकी जांच बिठाई जाए, इसमें जो भी दोषी अधिकारी है उसकी सख्त कार्रवाई की जाए। किसी को भी पता है, मैंने व्हाट्सएप पे ग्रुप में सारे डाल रखी है
इसकी तोरण दरबार की जांच कराई जाए। और इसमें भगवान का दरबार है, इसमें धार्मिक काम में कोई भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए। शहर की पब्लिक को पता लगे इसमें भ्रष्टाचार हुआ है या नहीं हुआ, इसकी जांच करवाई जाए, निश्चित जांच करवाई जाए। RTI में ये खुलासा 83 लाख के बिल बने हैं, मेरे को 83 लाख का लग नहीं रहा है, मेरे को ये 50 के भी नहीं लग रहा, इसमें 83 लाख का लगा क्या है। ये जय भगवान गर्ग जी है। ये RTI एक्टिविस्ट हैं। इनका कहना है कि तोरण द्वार बहुत सुंदर बना है। मैं इसके लिए इनका धन्यवाद करता हूं कि इन्होंने कम से कम इस बात को स्वीकारा कि तोरण द्वार बहुत सुंदर बना है। अगर शशि रंजन जी आप उस तोरण द्वार को देख लें, आप यूं कहेंगे कि 83 लाख रुपए ज़्यादा नहीं है। आप खुद देखिए उसको। बाकी हर आदमी की अपनी एक सोचने की एक नज़रिया होता है, और आप समझ सकते हैं कि जब भी कोई सरकारी चीज़ बनती है उसमें एक आदमी नहीं, उसका एस्टीमेट बनता है, एस्टीमेट ऊपर तक जाता है, चीफ इंजीनियर तक जाता है, उसका सारा लेखा जोखा होता है, और ये सारा काम इंजीनियर लोग करते हैं और एडमिनिस्ट्रेशन उसको देखता है, उसको चेक करता है, उसके बिल बनते हैं। और मैं समझता हूँ कि ये जो द्वार बना है ये अपने आप में हांसी की शान है। 83 लाख रुपया इसके मुकाबले में कुछ भी नहीं। मैं तो ये समझता हूँ कि उसकी कारीगरी देखिए आपकी, ये सारा हांसी शहर बैठा है और ये मानते हैं कि ऐसा द्वार और कहीं हरियाणा में बना नहीं आज तक तोरण द्वार, जो तोरण द्वार हांसी में बना है। आप खुद जाकर के देखिए और फैसला कीजिए। बाकी कुछ लोगों को विकास पसंद नहीं होता, इसलिए उनका छीटाकछी करना उनका काम है। मैं उनकी बातों का बुरा भी नहीं मानता। ठीक है, हम आगे बढ़ते। हमारा काम तो महाभारत के संजय वाला है, उनकी बात आप तक और आपकी बात उन तक। लोकतंत्र में जनता जनार्दन है, आखिरी फैसला उनका ही होगा। बिल्कुल। मैं ये देख रहा था जब पिछला चुनाव आप लड़ रहे थे तो 2-3 चीज़ों का जिक्र बहुत आप प्रमुखता के साथ कर रहे थे। कई सारे वीडियोस मैंने आपके देखे उस वक्त चुनावी भाषण के समय में। एक तो हांसी को ज़िला बनाने का आप लगातार जिक्र कर रहे थे, एक स्टेडियम का जिक्र कर रहे थे, एक लघु उद्योग यहाँ लेकर के आएंगे अलग अलग तरह के ताकि रोजगार मिल सके। तो एक तो ज़िला तो बनवा दिया आपने, वो तो बन गया। बाकी 2 का क्या स्टेटस है, स्टेडियम और लघु उद्योग? शशि रंजन जी, मैं आपको स्टेडियम के बारे में बताना चाहता हूं। यहाँ हमने मुख्यमंत्री जी से घोषणा करवा ली। जगह हमारे पास नहीं थी, ना नगर परिषद के पास जगह थी, ना कोई स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के पास जगह थी कि स्टेडियम कहाँ बनाया जाए। मैं धन्यवाद करता हूँ माननीय मनोहर लाल जी का और माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी का, जिन्होंने मेरी रिक्वेस्ट पे यहाँ एक टूरिज्म डिपार्टमेंट की ज़मीन थी ब्लैक बर्ड के नाम से, वो पिछले 15 साल से बंद पड़ा है। तो मैंने रिक्वेस्ट की कि ये 11 एकड़ ज़मीन है, ये यहाँ बेकार पड़ी है, ये हमारे स्टेडियम के लिए दे दी जाए। हमारे यहाँ खिलाड़ी बहुत बढ़िया है, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के खिलाड़ी हैं, उनमें बड़ी प्रतिभा है। अगर वहाँ स्टेडियम बन जाएगा तो मेरी रिक्वेस्ट को उन्होंने स्वीकार करके 11 एकड़ में से 3 एकड़ उन्होंने टूरिज्म के लिए रख ली और 8 एकड़ जमीन स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के नाम ट्रांसफर हो गई और उसका मोटेशन भी हो गया। और माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा है कि जल्दी से जल्दी जिला लेवल का स्टेडियम हांसी में बनाया जाए। और अगली बार जब आप हांसी आएंगे तो मैं आपसे पब्लिक के बीच में वायदा करता हूं, जो जबान मैंने की थी उस जबान को पूरा करूंगा और 1 साल में यहाँ स्टेडियम बनेगा। ठीक है, और मैं तो वैसा वाला हूँ सर कि अभी 2026 में मिल रहा हूँ, 27 में भी मिलूंगा, 28 में भी मिलूंगा, 29 में भी मिलूंगा, और तब फिर इनका नहीं, आपकी जैसे ही होता है ना, मैं फिर बोलूंगा देखिए 2026 में हम आपको आपकी आवाज सुनाते हैं। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। लघु उद्योग पे लघु क्या? उद्योग की बात है, ये उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी ने अनाउंस किया था और हमारे यहाँ एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की जमीन है, वो जमीन थोड़ा शहर से दूर है, उसके लिए हमें रास्ता चाहिए था। इसमें डिपार्टमेंट ने पूरी तैयारी कर ली और एडवर्टाइजमेंट कर दी कि हमें यहाँ 100 फुट का चौड़ा रोड चाहिए और वो ई भूमि पोर्टल पे डाल दिया गया है। जिम्मेदारों से रिक्वेस्ट की जा रही है, जिस दिन भी वो जमीन हमें मिल जाएगी रास्ते के लिए, यहाँ लघु उद्योग का जो है उसका काम भी शुरू करवाएंगे, बहुत जल्दी शुरू होगा। ठीक है, एक और, अब मैं जिस इलाके में जाता हूँ
तो अब जैसे हाँसी आया तो मेरी टीम मैं पता करता हूँ कि बेइंतहा इश्क करने वाले कौन कौन हैं। सिर्फ ऐसा नहीं है कि भाभी जी आपसे मोहब्बत करती हैं, शहर में मोहल्ले में बहुत सारे लोग हैं जो बेइंतहा इश्क करते हैं। तो टॉप वाले 4-5 लोगों की हम लिस्ट बनाते हैं, है ना? इसको हम कहते हैं ना, मतलब आग लगाना। और फिर उनसे संपर्क करते हैं और पूछते हैं भाई बताओ विधायक जी कैसा कर रहे थे। तो उन्हीं में से एक सज्जन है एडवोकेट, है ना, मनकीत सिंह, बीएसपी से ताल्लुक रखते हैं। जरा सुनाइए। मेरा हाँसी विधानसभा के जो विधायक जी हैं उनसे मेरा सवाल है कि हाँसी की जो सफाई व्यवस्था है, खासकर जो बीड़ फार्म में जो ये मुद्दा चल रहा है कि वहाँ पे जो ज़्यादातर ज़मीनें हैं अनुसूचित जाति और बैकवर्ड क्लास के लोगों की है, जहाँ पर पूरे हाँसी क्षेत्र का जो कूड़ा इकट्ठा होता है डंप किया जा रहा है। और मेरा क्योंकि अनुसूचित जाति और बैकवर्ड क्लास बाहुल्य क्षेत्र है बीड़ फार्म, और वहाँ पे आसपास के जो खेत हैं उनको लेकर है कि भी ये डंप वहाँ पे किया जा रहा है, तो इससे जो वहाँ का एनवायरनमेंट है वो ख़राब हो रहा है और वहाँ के जो रहने वाले लोग हैं और आसपास जो खेती हर जो भूमि है वो बिल्कुल ख़राब हो रही है, क्योंकि सारा का सारा जो पॉलीथीन है और वो उसको जो पर्यावरणीय जो मानक है जो विभाग के द्वारा जारी किए गए हैं, कोर्टों द्वारा पीआईएल के माध्यम से भी कई बार सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट ने इस बारे में आदेश दिए हैं कि भी इस प्रकार से प्रॉपर मानकों को फॉलो करते हुए जो है कूड़े को इकट्ठा किया जाना चाहिए। उन मानकों को फॉलो नहीं किया जा रहा, इसके बाद भी इसके ऊपर जुर्माना भी लगा है। मेरा ये कहना है कि भी आदरणीय विधायक जी इस समस्या का समाधान कब करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात एक और हुई, गाँव रामायण में एक घटना होती है और सरपंच साहब ने उस पर शिकायत देते हैं और पुलिस अधिकारी वहाँ पर जाते हैं, तो जाते ही वहाँ पर पुलिस पर ही हमला कर दिया जाता है। उसके पुलिस की और जांच अधिकारी की रिकमेंडेशन के बावजूद भी उस पर ना तो कोई एफआईआर दर्ज हुई है, ये गांव रामायण की घटना है, और ना ही पुलिस उस पर कोई सेक्शन लगा और ना ही कोई एफआईआर दर्ज हुई, ना ही गिरफ्तारी हुई है। एक और सज्जन है, उनको भी इसी मसले पे वो कह रहे, फिर दोनों का इकट्ठा जवाब दीजिएगा। राजीव शर्मा जी हैं और सीएम विंडो से इनका ताल्लुक रहा है, जरा वो भी प्ले कर दीजिए। शहर की दशा चरमराई हुई है। डस्टिंग के जहाँ आपके बीच में पॉइंट बना हुआ है, वहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि आप 2 दिन से वहाँ के साइडों के किसान जिनकी ज़मीन पड़ी हुई है वो बाढ़ की ओर। मैं क्यों नहीं चाहता कि सरकार वर्तमान जो विधायक महोदय हैं, क्योंकि इस तरह की डस्टिंग के पॉइंटों पे समाधान से आगे भी जब हुआ था तो इसमें बंद कर दिया गया था, शहर में सारी व्यवस्था चरमरा गई थी। और आज उसके बाद इतना समय मिलने के पश्चात प्रशासन महोदय को भी चाहिए, विधायक महोदय को भी चाहिए था और नगर परिषद को भी चाहिए था और चेयरमैन साहब को भी चाहिए था कि वहाँ के जो जगह हमें अलाट की गई थी भाई डस्टिंग पॉइंट के लिए सरकार ने मुहैया करवाई थी सरकारी जगह पर, उन पर डस्टिंग गेटे डालने के पश्चात आप लोगों को उसकी 4 दीवारी बनानी चाहिए थी, क्योंकि पैसे की कोई कमी नहीं है। 4 दीवारी को बनाना चाहिए था, जिसके कारण वो आपका डस्टिंग आपके किसानों के खेतों में न जाए, जिसकी अव्यवस्था न फैल रही। आज किसान क्यों नाराज है, किसी का भी लगा लो, अगर वहाँ पर किसी बहुत बड़े व्यक्ति का, अगर यहाँ सत्ता से जुड़े व्यक्ति का ही अगर खेत होता तो क्या ये दीवारें ना बनती। ठीक है, इसमें मैंने और जानकारी इकट्ठा की तो पता चला कि किसान एनजीटी कोर्ट में भी गए थे और पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने करीब 66 लाख रुपए का नगर परिषद पे जुर्माना भी लगाया था। ये एक बड़ी समस्या है और संवेदनशील है, क्या कहें। मैं इसके बारे में कहना चाहूँगा, ये हमारा डंपिंग पॉइंट एक हमारा गांव है बीड़ फार्म। बीड़ फार्म के एडजॉइनिंग नगर परिषद की ज़मीन थी, ये वहाँ डंप होता था। लोगों को बड़ी शिकायत थी, बड़ी बदबू आती थी, बड़ी एटमॉस्फेयर ख़राब हो गया था वहाँ पे। लोगों ने वहाँ धरना रखा, तो मैं खुद गया था, मैं विधायक था, मेरी ड्यूटी बनती थी कि मेरे इलाके में अगर कोई ऐसी दिक्कत है तो मैं वहाँ जाऊँ। मैंने खुद जाके उनसे गुजारिश की कि मुझे आप 2 महीने का समय दें, क्योंकि ये डंपिंग की ऐसी व्यवस्था है, शहर का सारा कचरा वहाँ जाता है। जब तक कोई दूसरी व्यवस्था ना हो तो हम कुछ कह नहीं सकते। तो मैंने उनसे ये कहा, यहाँ तो हम डंप नहीं करेंगे, आप मेरे को कोई जगह बता दो जहाँ किसी को कोई दिक्कत ना हो। तो उन लोगों ने ही मेरे को ये जगह बताई, और ये 17 एकड़ ज़मीन हमने नगर परिषद के पैसे से खरीदी
और वहाँ डंप करना शुरू किया। इसके बाद आप सही कह रहे हैं कि उसकी इनकी शिकायत भी ठीक है कि उसकी चार दीवारी नहीं हो पाई। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि उसकी चार दीवारी का टेंडर हो चुका और जल्दी ही वो टेंडर वो काम शुरू होकर उसकी चार दीवारी होगी। और इसके अतिरिक्त भी हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से प्रार्थना की है कि एक बहुत बड़ा डंपिंग स्टेशन हिसार में, अगर ये हमारा हांसी का कचरा हिसार चला जाए तो ये हमेशा हमेशा के लिए, क्योंकि कचरे ने तो रोज पैदा होना ही है और उसके लिए कोई ना कोई जहां भी आप डालेंगे अड़ोसियों पड़ोसियों को दिक्कत होगी। हालांकि जहां हमारा डंपिंग पॉइंट है वहां कोई आबादी एरिया नहीं है, वहां खेत हैं। किसानों को मतलब चार दीवारी कर दे तो समस्या खत्म है। उसकी चार दीवारी हो जाएगी। नहीं, उससे पहले मेरा ये प्रयास है कि इस डंप को हम हिसार ले जाए ताकि रोज का कचरा हिसार चला जाए। ये मैं आपके माध्यम से वायदा करता हूं, या तो इसकी बहुत जल्दी चार दीवारी हो जाएगी या इस डंप को हम हिसार ले जाएंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि ये एक बड़ा मसला है No doubt। और आसपास के किसान अफेक्टेड हैं। बिल्कुल बिल्कुल, और मुझे पहले से ही चिंता है इस बात की। जी, एक सवाल और है, भाखड़ा नहर का पानी, ये आपका भी एक बड़ा एजेंडा रहा है, आपके लिए भी स्टेटस की बात रही है, तो वो पानी कहाँ तक पहुंचा? शशि रंजन जी, इस शहर का एक व्यक्ति भी ये नहीं कह सकता कि ये सुझाव मैंने दिया था या हमारी मांग थी। हांसी शहर की ये व्यवस्था थी, जब मैं चुनाव में वोट मांगने गया तो हमारी एक लाल सड़क का ऊंचा इलाका है जहां पानी बहुत कम आता था, मोटर से भी पानी नहीं चढ़ता था। जब मैं वहां उस इलाके में वोट मांगने गया तो वहां की हमारी माताएं बहनें कहने लगी कि भयाना जी, विधायक तो हम आपको बना देंगे, मगर हमारे लिए पीने का पानी का इंतजाम कर देना। हम सारी सारी रात बैठती हैं, हमारी आंखों में पानी आ जाता है, नल में पानी नहीं आता। मुझे बड़ी पीड़ा हुई और मैंने उनसे वायदा किया कि अगर आप लोगों ने मुझे सेवा का मौका दिया तो मैं पहली कलम से आपका वाटर वर्क्स नया बनवाऊंगा। आज हांसी शहर की जनता इस बात की गवाह है कि मैंने यहाँ इतना बड़ा वाटर टैंक बनवाया जो पूरे हरियाणा में नंबर 1 पे वाटर टैंक था। उसके बाद ये बात है 2009 की, जब मैं चुनाव जीता। उसके बाद 2014 में मैं घर बैठ गया। 2014 से 2019 तक वो व्यवस्था भी चरमरा गई, क्योंकि 10 साल का पीरियड बहुत लंबा पीरियड होता है, जनता की आबादी बढ़ जाती है और फिर वो पानी कम लगने लगा। तो 2019 से 2024 तक उतना ही बड़ा टैंक और बनवा दिया। अब हमारे यहाँ शशि रंजन जी, यमुना का पानी आता है और यमुना आती है 32 दिन के बाद, एक हफ्ता। जब मई जून के महीने में तो ऐसी व्यवस्था हो जाती है कि यमुना में पानी आता ही नहीं। अब जैसे अब मई चल रहा है, आजकल हमारे यहाँ पानी की राशनिंग शुरू हो गई, एक दिन छोड़ के एक दिन पानी देते हैं, क्योंकि पानी टैंकों में बहुत कम रह जाता है। तो इसका मेरे खुद के दिमाग में आया, किसी ने डिमांड नहीं की, किसी ने सुझाव नहीं दिया। मैं खुद इस बात से चिंतित था कि हर साल मई और जून में हमारे लिए पीने के पानी की बड़ी किल्लत हो जाती है हांसी शहर में। और हांसी इतना बड़ा शहर है जिसको हम जिला बनाने जा रहे हैं और वहाँ की जनता पानी पीने के पानी के लिए त्राही त्राही करती है। तो मैं तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी से मिला कि मेरे यहाँ पानी की समस्या का समाधान कीजिए। तो उन्होंने कहा, समाधान आप बताइए। मैंने कहा, जी मेरे 30 किलोमीटर दूर पे भाखड़ा नहर है, अगर आप यमुना की बजाय मुझे भाखड़ा से पानी दे दें, क्योंकि भाखड़ा 365 दिन में से 340 दिन चलती है और ये चलती है 32 दिन के बाद एक हफ्ता। तो वहां अगर 340 दिन पानी चलेगा तो मेरे पीने के पानी की कमी ही नहीं रहेगी। शशि रंजन जी, 100 करोड़ रुपए की एक प्रपोजल हमने तैयार की और वो काम चालू है। अगली गर्मी में, यानी कि अभी 4 महीने के बाद उसका जो पंप सेट है वो लग गया, पाइपलाइन डाली जा रही है। 4 महीने के बाद वो भाखड़ा का पानी हांसी के टैंकों में आ जाएगा और अगले 100 साल तक मैं गारंटी देता हूं कि हांसी शहर में पीने के पानी की दिक्कत नहीं रहेगी। और ये मेरा वायदा नहीं था, ये जनता की डिमांड भी नहीं थी, ये मेरा खुद का अपना मेरे खुद के दिमाग में आया। भगवान ने मुझे बुद्धि दी और ये काम हमारा सिरे चढ़ गया और हांसी की जनता 6 महीने बाद भाखड़ा का पानी पिएगी। मतलब ये 6 महीने के बाद ये आ जाएगा, बिल्कुल 100%। काम चालू है, 6 महीने लगेंगे भी नहीं, काम चालू है मौके पे। ठीक है, ठीक है। एक सवाल और है
सड़कों को लेकर के कई लोगों ने ये कहा, जैसे झांसी ढांडी राजू रोड, धानी राजू रोड, हाँ ढानी राजू रोड, झांसी से तोसाम रोड, है ना, झांसी से कई और है वो भी खराब, रेलवे स्टेशन रोड, ये सारी सड़कों की हालत खराब है। झांसी से ढानी राजू रोड मुझे नहीं लगता कि खराब हो, अभी बना था 2 साल पहले, मैं भी आता जाता हूँ, बिल्कुल ठीक सड़क है, कोई दिक्कत नहीं है। झांसी तो शाम रोड की बात मैं मान सकता हूँ, और इसका टेंडर हो गया और काम मौके पे शुरू है। और ये हमारी सड़क शहर के एरिया में 4 लेन बनेगी, पहले सिंगल 2 लेन थी, उसको 4 लेन करवाया हमने, और उसका काम चालू है, बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाएगी। और कोई सड़क रेलवे स्टेशन रोड भी बिल्कुल ठीक है, 4 लेन बनी हुई है, रात को अभी चलिए आप, लाइटें जगमगाती मिलेंगी आपको, बहुत अच्छा रोड बना हुआ है। आपने लाइटों का जिक्र किया तो कई लोग ये कह रहे हैं कि झांसी में लाइटें तो लग गई, लेकिन एक बार विधायक जी को जरूर ये कहिएगा, अब आप यहाँ रहते हैं तो आपको ज़्यादा जानकारी होगी, कि 75% लाइटें या तो खराब रहती हैं या जलती नहीं है। क्या ये सही है? देखिए, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको विकास पसंद नहीं होता, उनकी केवल और केवल आदत होती है टीका टिप्पणी करने की। ये इतने लोग बैठे हैं और आप भी बैठे हैं, हम अभी चलेंगे, एक लाइट भी बंद नहीं मिलेगी। और मैं तो एक्शन लेता हूं, जब मैं सड़क से निकलता हूं, अगर कोई लाइट बंद मिलती है तो मैं पीए को कहता हूं कि एक्सीजन को फोन करो कि ये लाइट बंद क्यों है, और उस पर तुरंत एक्शन लेता हूं, और लाइटें हमारी सारी लगातार जलती हैं। ये किसी के कहने की आदत होती है, उस आदत को मैं रोक नहीं सकता। चलिए, आपसे मोहब्बत करने वाले 2 और लोग हैं जिनको आपसे मिलवाऊं। एक तो तेलूराम जांगड़ा जी हैं, कांग्रेस से हैं, और एक राजेंद्र जी हैं, आम आदमी पार्टी से। जरा बैक टू बैक प्ले कीजिए। आप पानी की बात कह रहे थे कि पानी बहुत साफ पानी मिल रहा है और भाखड़ा से भी आ रहा है, जरा इनको भी बताना पड़ेगा। प्ले कीजिए। पानी पीने का है नहीं, पानी पूरे शहर में गंदा पानी है, पीने का पानी नहीं है। सुभाष नगर, उड्डा कॉलोनी, काली देवी, इसमें गंदा पानी सप्लाई किया जा रहा है, लोगों को पीने की सुविधा नहीं है, और कोई सुविधा किसी प्रकार की कोई विधानसभा में छोड़ो, पूरे जो झांसी जिला बना है उसमें नहीं है। ऑफिसर जो पूरे आए नहीं है। हॉस्पिटल देख लो, हॉस्पिटल की हालत खराब है, खस्ता है, ना डॉक्टरों का इंतजाम है, ना यहाँ किसी प्रकार की हॉस्पिटल में सुविधा है। यहाँ से तुरंत देखते हैं और रेफर करते थे हिसार अग्रवाल, रोहतक पीजीआई। लेकिन कई दफा मैं कह चुका हूँ कि 100 बेड का हॉस्पिटल चीफ मिनिस्टर साहब करके इसको मेट्रो हॉस्पिटल क्यों नहीं बनाया जाता। यहाँ पे एम्बुलेंस जो वेंटिलेटर से हो एम्बुलेंस में, वो एम्बुलेंस कई दफा मैं कह चुका। देखो अभी मिलक यहाँ रोड पे बस में आग लगी, वेंटिलेटर की सुविधा ही नहीं थी, कोई एम्बुलेंस थी ही नहीं, हिसार से आए जब तक वो लोग मर चुके। ठीक है, तो 2 मसला इनका है, उस पर जवाब चाहेंगे। एक राजेंद्र जी हैं आम आदमी पार्टी से, जरा उनको भी प्ले कर दीजिए। हर जगह झांसी के अंदर गंदे पानी की सप्लाई है, बहुत ज्यादा गंदे पानी की। विधायक अपने घर के पानी का भी सैंपल चेक करवा ले, उनके आसपास की कॉलोनी और उनकी खुद की कॉलोनी के अंदर भी जो है ना, लोग सड़कों पे निकलते हैं, गंदा पानी लेके निकलते हैं। दूसरी चीज जो है ना, झांसी के अंदर सबसे बुरा हाल है चौतरफा सड़कें। सबसे बुरा हाल देखो आप, झांसी बरवाड़ा रोड, झांसी से तोसाम रोड, झांसी से भिवानी रोड, और जितना जो अब तो टोल के जो रोड है ना, उनका भी बहुत बुरा हाल हो गया। मैं सिर्फ एक कागजों के अंदर जो है ना घोषणा कर देते हैं। 26 जनवरी पे मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी आए थे झांसी के, उसमें जो है ना मेडिकल कॉलेज की उसमें वायदा करके गए थे, लेकिन झांसी का जो सिविल हॉस्पिटल है वो भी इस लायक नहीं है कि जनता जो है ना, मतलब फर्स्ट एड का भी इलाज करवा ले, इस लायक भी झांसी का सिविल हॉस्पिटल नहीं है, और जिला बनने के बाद भी नहीं है। तो इसलिए
ये कहना बिल्कुल जायज है कि विधायक जी हर मोर्चे पे बुरी तरह फेल। ठीक है, तो दो मसले हो गए, एक तो पानी वाला, एक हॉस्पिटल सड़क की बात आपने कर दी है। तो ये पानी भाखड़ा में से जब तक आएगा तब तक मतलब, और जो पानी गंदा पानी है वो तो सप्लाई लाइन की बात। मैं आपको बताना चाहता हूं, जो इन्होंने क्वेश्चन रेज किया है गंदा पानी, और इन्होंने ये कहा कि विधायक के घर में भी गंदा पानी आता है। कह रहे सैंपल चेक जैसे हो सकता है उनको आपके स्वास्थ्य की भी चिंता होगी ना। जैसे मेरे घर से ये आके चेक करते हैं। दरअसल मैं जैसा कह रहा था ना, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको विकास पसंद नहीं होता। इन लोगों को जिला बनने में भी बड़ी तकलीफ थी कि जिला क्यों बन गया, जिला बनना ही नहीं चाहिए था। इनको इस बात से भी तकलीफ थी। आज हांसी इलाके का बच्चा बच्चा इस बात से खुश है कि हमारा जिला बन गया, हमारी व्यवस्थाएं ठीक हो रही हैं। मैंने जहां तक गंदे पानी की बात है, एक आध शिकायत आ जाती है, मैं इस बात से डिनाई नहीं करता। एक आध बात शिकायत आती है तो उसको तुरंत दूर किया जाता है। और शिकायत कहीं भी आ सकती है, लीकेज कहीं भी हो सकती है, पानी मिक्सिंग कहीं भी हो सकता है, उसको हम तुरंत प्रभाव से एक्शन लेते हुए उसको ठीक करवाते हैं। ये तो रही गंदे पानी की बात। और जहां तक हॉस्पिटल की बात है, हमारे यहाँ 50 बेड का हॉस्पिटल था। हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से कह के 100 बेड का अस्पताल मंजूर करवाया, और ये 100 बेड का अस्पताल की एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल हो गई और इसका पैसा भी मंजूर हो गया। यहाँ 100 बेड का अस्पताल बनेगा। सारी सुविधाएं जो 100 बेड के अस्पताल में होनी चाहिए वो अभी से आनी शुरू हो गई, डॉक्टर आने शुरू हो गए, और बहुत जल्दी ये 100 बेड का अस्पताल बनकर तैयार हो जाएगा। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने तो यहाँ तक कह दिया कि हम अब इसको 100 बेड का नहीं बनाएंगे, जिला लेवल का हम हॉस्पिटल बनाएंगे जो 200 बेड का होगा। और निश्चित तौर पे बहुत जल्दी हांसी में 200 बेड का हॉस्पिटल बनेगा। और ये हमारी सरकार की योजना है, जो मनोहर लाल जी का इन्होंने नाम लिया कि मनोहर लाल जी कह के गए थे। मनोहर लाल जी ने 26 जनवरी को जब यहाँ झंडा फहराने आए थे तो उन्होंने पब्लिकली अनाउंस किया था कि हमारी सरकार की योजना के हर जिले में मेडिकल कॉलेज बनेगा। तो अब आपका जिला बन गया तो हांसी में मेडिकल कॉलेज भी बनेगा। शशि रंजन जी, एक ही दिन में सारी मन की इच्छाएं पूरी होना बहुत मुश्किल है, मगर जब जिला बना है तो एक एक करके सारी चीजें आ रही हैं। यहाँ सेक्रेटरिएट भी बनेगा। हमने 100 करोड़ रुपया यहाँ पुलिस लाइन के मंजूर करवा दिए, जिसका टेंडर भी हो गया, काम शुरू हो गया। इसी तरह से हमने 25 एकड़ जमीन जिला सचिवालय के लिए अलॉट करवा दी। इसी तरह से हमारे यहाँ सेक्टर बन रहे हैं। हमने नया रेस्ट हाउस बनवा दिया। हमने भाखड़ा का पानी यहाँ बहुत जल्दी आने वाला है। इन पिछले 5-6 सालों में हांसी शहर में इतने काम हुए हैं जहां लोग आकर के ये कहते थे कि हांसी तो एक टाउन है, एक विलेज टाइप है। आज वो जब आते हैं, जो 5-7 साल बाद हांसी में आए हैं, वो देख के हैरान हो जाते हैं, क्या ये वही हांसी है? उन्हें अपने आप पे विश्वास नहीं होता। और ये हम सब के लिए सौभाग्य की बात है। मैं धन्यवाद करता हूं भारतीय जनता पार्टी की सरकार का, चाहे वो पूर्व में मनोहर लाल जी रहे हों और चाहे वर्तमान में नायब सिंह सैनी जी हैं। हमने जब जब भी जो मांगा उन्होंने दिया, और इससे बड़ा सबूत कोई और हो नहीं सकता कि 11-12 जिले लाइन में थे और हरियाणा में केवल एक नया जिला बना और वो हांसी बना। हांसी जिला बनने के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा में कहा कि हम हांसी को मॉडल जिला बनाएंगे। ये हम सब के लिए सौभाग्य की बात है, और ये हांसी की जनता को इसके लिए तारीफ करनी चाहिए, ना कि छोटी छोटी बातें। कोई गली नाली की बात है, वो हमेशा गलियां टूटती भी हैं, बढ़ती भी हैं। हम हर समस्या का समाधान करने का प्रयास करते हैं और समाधान हो रहा है। ये ठीक है कि नया जिला है और नए जिले पे एक्सपेरिमेंट भी होता है और वो मॉडल जिले के तौर पे विकसित भी हो सकता है। लेकिन मॉडल जिला कैसे बनेगा विधायक जी, अगर सड़क पे जाम हो, व्यवस्था ठीक ना हो, सीवरेज अभी भी उस लायक नहीं है जिसमें ये कहा जाए कि ये एक आदर्श स्थिति है। इस बात का इल्म तो होगा आपको। मैं इसी बात में आपकी जोड़ना चाह रहा हूं। माननीय मनोहर लाल जी 26 जनवरी को झंडा फहराने आए
25 जनवरी की रात को जब वो डिनर पे थे तो उन्होंने मेरे से पूछा कि हाँसी की जो कोई बड़ी समस्या है वो बताइए। मैंने कहा जी हमारे हाँसी में 70 साल पहले सीवर डला था, जो आज सारी व्यवस्था चरमराई हुई है। उन्होंने उसी समय हमारे डीसी महोदय को आदेश दिए कि एक कमेटी बनाइए, पूरे शहर का सर्वे करवाइए और पूरे शहर की जो पुरानी लाइनें हैं 70 साल पहले की लाइनें, उनको बदलने का एस्टीमेट बनवाइए और मेरे पास दिल्ली भिजवाइए। मैं दिल्ली से पैसा देके सारा का सारा सिस्टम ठीक करूंगा। देखिए शशि रंजन जी, आदमी की नीयत क्या है सबसे पहले ये देखना चाहिए। आप ये कहें कि 70 साल पुरानी बीमारी को आप 1 मिनट में खत्म कर देंगे, ऐसा तो इम्पॉसिबल है। मगर आप नीयत देखिए कि अगले की नीयत ठीक इंजेक्शन लगाने की है कि नहीं। आज हम बढ़िया ढंग से इस हाँसी शहर को सुधारने का काम कर रहे हैं और निकट भविष्य में हाँसी हर उस सुविधा से सुसज्जित होगा जिस सुविधा की यहाँ के नागरिकों की जरूरत है। आपने आदर्श जिला की बात की, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसमें एक चीज और जोड़ दूं, पार्किंग। अब ये जिला हो गया, जनसंख्या बढ़ रही है, घर बढ़ रहे हैं, तो अब आपको लॉन्ग टर्म प्लानिंग की तरफ सोचना होगा। क्या पार्किंग की व्यवस्था हो, है ना। मतलब जो मैं आंकड़ा निकाल रहा था कि हाँसी में 27 वार्ड हैं करीब, हालांकि गिनती सही तो नहीं होगी, लेकिन जब गिनवाया तो 50 से अधिक बड़े शोरूम्स हैं, 30 के करीब या उससे ज़्यादा निजी हॉस्पिटल्स हैं, 5000 से अधिक छोटी बड़ी दुकानें हैं, 10 से ज़्यादा बैंक हैं, लेकिन पार्किंग एक भी नहीं। नो डाउट, आपकी इस बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ और निश्चित तौर पे हाँसी शहर में एक पार्किंग की व्यवस्था की ज़रूरत है और उस पर हम लगे हुए हैं। एडमिनिस्ट्रेशन से भी कई बार बैठक हो चुकी और हमने 1-2 जगह भी दिमाग में है कि वहाँ हम पार्किंग बना सकते हैं। निश्चित तौर पे जो आपने कहा उस पर हमारा पहले से ही मंथन चल रहा है कि हाँसी शहर में एक पार्किंग की ज़रूरत है। निश्चित तौर पे हम बहुत जल्दी बनाएंगे। ठीक है, एक मसला और आया मेरे पास और वो ये है कि अनाज मंडी में तकरीबन 6 लाख क्विंटल गेहूं आ गया है, लेकिन उसकी लिफ्टिंग नहीं हुई है, जिसकी वजह से कुछ किसानों का कहना है कि उनका पेमेंट अब तक नहीं हो पाया है, जबकि सरकार का ये वादा है कि 24 घंटे 48 घंटे के अंदर किसानों के खाते में पैसा चला जाए। क्या ये सच है? सरकार का वायदा है कि 72 घंटे के अंदर अंदर पेमेंट जाएगी और 72 घंटे के अंदर पेमेंट जा रही है। ऐसा एक भी किसान नहीं कह सकता कि मेरी खाते में पेमेंट नहीं आई। सरकार की नीयत बड़ी साफ है, सरकार किसान के साथ खड़ी है और इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है कि आज केवल हरियाणा एक ऐसा प्रदेश है जिसकी सारी जो उपज है वो MSP रेट पे हरियाणा सरकार खरीद रही है। आज हर किसान के खाते में टाइम पे पैसा जा रहा है। वो तो जा रहा है। क्या ये अभी रिसेंट कुछ ऐसा है कि उठान नहीं हो पाया है? ऐसी कोई शिकायत नहीं हमारे पास आई। अगर किसी की कोई शिकायत मतलब है तो इसको एक बार चेक करवाना हाँ, चाहिए। मैं बिल्कुल चेक करवाऊंगा और मैं आपके माध्यम से जो भी मेरी बात सुन रहे हैं मैं उनसे ये कहना चाहूंगा कि अगर उनके साथ कैसी कोई दिक्कत है तो मुझे मिले, हम उसकी मदद करेंगे और उसका पैसा उसके खाते में डलवाने का काम करेंगे। ठीक है, एक और सज्जन है, आपकी ही पार्टी से है। मोहब्बत सिर्फ पड़ोस वाला करे ये जरूरी नहीं है ना। बिल्कुल, मैं तो अक्सर ये कहता हूँ कि देयर इज अ पजामा खींच पार्टी विद इन एवरी पार्टी। ठीक बात है। तो लवकेश टुटेजा जी हैं, जानते ही होंगे। जानता हूँ, अच्छी तरह जानता हूँ। बहुत मोहब्बत करते हैं आपसे, जरा सुनिए। जब हाँसी जिला बना था तो लोगों की एक उम्मीदें जागी थी, क्योंकि हाँसी जिला बनने से पहले भी इस हाँसी का बहुत बुरा हाल था। मैं भी बीजेपी का कार्यकर्ता हूं तो मुझे भी एक उम्मीद थी कि इतना बड़ा काम माननीय नायब सिंह सैनी जी द्वारा हाँसी में हुआ है तो हाँसी में सुधार होगा। और मैं ये भी सुन रहा हूँ कि जो हमारे प्रदेश नेतृत्व द्वारा किसी तरह की कोई कमी नहीं छोड़ी जाती विकास कार्यों को लेकर के। फिर भी अगर जमीनी स्तर पर हम बात करें तो जमीनी स्तर पर बहुत बुरा हाल है। विधायक जी का ध्यान हाँसी में मूलभूत सुविधाओं की तरफ, पानी की, सीवरेज की, सड़कों की व्यवस्था की तरफ ना हो करके उनका प्राइवेट
कॉलोनियां काटने में ध्यान है। मैं कहता हूँ आप स्वीकार कर चुके हो कि मैं कॉलोनियां काटता हूँ और काट रहे हो, लेकिन आपको जो जनता ने मत दिया है वो जनता ने मत हांसी की सुख सुविधाओं के लिए दिया है, हांसी के सौंदर्यीकरण के लिए दिया है, हांसी कूड़े की नगरी कहलाए इसके लिए नहीं दिया है। तो मैं बड़े स्पष्ट तौर पर विधायक जी को कहना चाहता हूँ, विधायक जी अपनी कार्यशैली में सुधार करके इस हांसी जिले को एक सुंदर जिला बनाने का काम करें, ना कि कॉलोनियां काट करके। और उन कॉलोनियों में बहुत धन हो गया आपके पास, मुझे पता है, लेकिन वो धन जनता से ऊपर धन नहीं है, जनता के मत से ऊपर धन नहीं है। आप जो है ना हांसी की तरफ ध्यान दो, नहीं तो आने वाले टाइम में जनता आपको सबक सिखाएगी। ये टूटेटा जी से चाय वाय पे नहीं बुलाते आप उनको? अरे कभी कभी बुला लेना चाहिए, घर पे चाय बिस्किट, है ना। आप उनकी मंशा समझ रहे हैं ना। देखिए वो कहते हैं मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्य करता हूँ, कभी जिंदगी में भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं दिया। अच्छा, कार्यकर्ता कभी वोट नहीं दिया भारतीय जनता पार्टी को, और कम से कम मेरे को तो दिया नहीं कभी। मैं आप पिछली बार भी भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट था। वो तो मैं जो वो कह रहे थे तो मैं सुन लिया और समझ लिया कि आप ना उनको लंच पे बुला रहे हैं, ना डिनर पे बुला रहे हैं, ना चाय पिला रहे हैं, तो बीजेपी को देते होंगे, आपको नहीं दे रहे होंगे। नहीं, बीजेपी का कैंडिडेट तो मैं ही था ना, मेरे को नहीं दिया तो बीजेपी को नहीं दिया, बीजेपी को नहीं दिया तो मेरे को नहीं दिया। और हमेशा वो बीजेपी के मेंबर जरूर करवाते हैं, समय आने पर वो दूसरे पक्ष में खड़े होते हैं, ओपनली खड़े होते हैं। और इनकी पीड़ा ये है कि ये हर बार टिकट मांगते हैं मगर टिकट कोई इनको देता नहीं, फिर उसके बाद ये बीजेपी की मुखालफत करते हैं। इनसे विकास बर्दाश्त ही नहीं होता। अब मैं इनके बारे में क्या बोलूं, बस इतना ही कहना है मेरा इनके बारे में कि ये जहां भी हैं ठीक है, और जब कभी भी इनको कोई दिक्कत आई, मैं ईमानदारी से कहता हूं मैंने इनकी मदद करी, मगर इन्होंने कभी मेरी मदद नहीं करी। ये अवैध कॉलोनी, ये अवैध नहीं, प्राइवेट कॉलोनी, इसका भी बड़ा गाना गा रहे हैं, कह रहे हैं कि विधायक जी उसी में व्यस्त रहते हैं। मैं ये कहता ना, उसको मेरी शक्ल ही पसंद नहीं है। वो कहता है कि टाइम आने पे जनता देख लेगी, सबक सिखा देगी। उसको मैं बताना चाहता हूँ 3 बार इसी जनता ने जिताया है। जनता तो एक बार में ही सबक सिखा देती, 3 बार। और हांसी में लगातार अगर कोई विधायक जिताया है तो हांसी की जनता ने आपके इस भाई को, अपने बेटे को जिताया है। और ये बात उनको समझ में आनी चाहिए कि आप कहां स्टैंड कर रहे हैं। ठीक है, एक अब अगले चुनाव में, है ना, 1.5 साल के करीब का वक्त हो गया, 3.5 साल का वक्त रह गया है। जब आप 2029 में जाएंगे तो हांसी के लिए आपने सोचा होगा कुछ कि ये हालांकि बातचीत के क्रम में कई सारी चीजें आई हैं, लेकिन जब आप 2029 में जाएंगे तो जब आप वोट मांगने जाएंगे तो आप क्या क्या कहेंगे या क्या क्या एजेंडा होगा? एक तो चलिए जिला वाला काम हो गया, है ना, बाकड़ा वाला कह रहे हैं 6 महीने में ला देंगे, हॉस्पिटल वाला कह रहे हैं, मैं तो जितने सवाल आपसे कह रहा हूँ आप कह रहे हैं इसका भी टेंडर हो गया, इसका भी DPR बन गया। तो 2029 तक ये सब जमीन पर आ जाएगा या फिर अब 2029 में ये कहेंगे कि जी प्रयास कर रहा हूँ, सब वो हो गया, फाइल में हो गया, बस जमीन पे उतर? मैं आपको मोटा मोटी एक बात हांसी की जनता के सामने कह रहा हूँ कि जो मैंने कहा है वो होगा। हॉस्पिटल कहा है, हॉस्पिटल 100% बनेगा, 2029 से पहले बनेगा, ये आपके बीच में कह रहा हूँ। स्टेडियम कहा है, स्टेडियम बनेगा, 2029 से पहले बनेगा तो साल में ही, मगर क्योंकि आपने लिमिट ही 2029 रख दी तो 2029 में 29 से पहले स्टेडियम बनेगा। यहाँ एक बहुत सुंदर पुलिस लाइन बनेगी जिसके लिए 200 करोड़ रुपया सरकार ने अप्रूव किया है। 100 करोड़ रुपए की राशि जारी हो गई और 100 करोड़ रुपया निकट भविष्य में और आएगा। यहाँ बहुत बड़ा सचिवालय बनेगा हांसी शहर में। और जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ कि जो भी जिला स्तरीय जरूरत की चीजें हैं, हर जरूरत की चीज 2029 से पहले जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने विधानसभा में अनाउंस किया है कि हम हांसी को मॉडल जिला बनाएंगे, तो जिला स्तर की कोई भी ऐसी चीज बाकी नहीं छोड़ेंगे जिसकी जिले में जरूरत हुआ करती है। मैं पब्लिकली आपसे कमिटमेंट करता हूं। और एक जो लघु उद्योग की बात, आप लघु उद्योग की बात मैं बताता हूं जी आपको, हमारे पास जमीन तैयार है, हमें केवल रास्ते की जरूरत है और रास्ता भी हम 6 महीने से मांग रहे हैं।
हमारे पास कोई ऐसे लोग आए नहीं कि हम रास्ता देने के लिए तैयार हैं। जिस दिन हमें रास्ता मिल जाएगा उस दिन के बाद हम कह सकेंगे कि हमारा लघु उद्योग का जो ये सेक्टर कटेगा। मगर अभी तक इसके लिए मैं जब तक रास्ता ना मिले, हमारे पास जमीन कोई और है नहीं, उस दिन रास्ता मिल जाएगा, उस दिन हम ये जो लघु उद्योग का सेक्टर है उसका भी मैं आपसे कमिट करूंगा कि यहाँ लघु उद्योग का सेक्टर भी बनेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। और मेरी तो कोशिश रही कि जितने मोहब्बत करने वाले हैं सबसे आपकी मुलाकात नहीं, मैंने करवा दूं। सबसे मुलाकात की। मैं सबका धन्यवाद करता हूं जिन्होंने मेरे से इतना प्यार जताया, मेरे बारे में इतनी बातें कही। मैं सबका धन्यवाद करता हूं और विशेष तौर पे धन्यवाद करता हूं आपका, जिन्होंने आप हांसी आकर के जिन्होंने आप जनता से रूबरू हुए। क्योंकि आपका एक शशि रंजन जी के बारे में एक आम बात है कि ये एक ऐसे मैं क्या कहूँ, शब्द दिमाग में नहीं आ रहा, कि आप हर बात को जनता तक पहुंचाने का काम करते हैं। ये आप में विशेषता है। और आपके दिमाग में नहीं आ रहा था, ये कहना नहीं चाह रहे थे कि शशि रंजन इतना टेढ़ा और बदमाश नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं ये कहना चाह रहा था कि एक ऐसे मीडिया की जिम्मेवारी निभाते हैं आप, कि जो एक सही मायने में एक मीडिया की जिम्मेवारी निभानी चाहिए, उसको बखूबी आप निभाते हैं और हर बात जनता तक पहुंचाने का काम करते हैं। इसके लिए मैं भरी जनता में आपकी प्रशंसा करता हूं और आपका धन्यवाद भी करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया विधायक जी, बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए, इस चौपाल में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी। तो आज के इस चौपाल में हांसी जिला से जो मौजूदा विधायक हैं विनोद भयाना जी, बीजेपी के सिंबल पर जीत कर आए हैं। वो तमाम मसले जो आपके जहन में हैं और हांसी के लिए बुनियादी ज़रूरतें हैं। हमारी कोशिश ये थी कि समय कम रहता है, लेकिन उस कम समय में वो तमाम मसले हम इनसे पूछें। और ये भी बता दिया विधायक जी को, ऐसा नहीं है कि 2026 के बाद 2047 में आएंगे, 2027 भी आएंगे, 28 भी आएंगे, 29 भी आएंगे, और तब जो वादा इन्होंने किया है वो सब इनकी ही बात इनको सुनाते रहेंगे। मूल सवाल एक वोटर को, एक नागरिक को ये समझना होगा, आपके भी कान में दर्द हो गया होगा कि ये शशि रंजन नाम की क्या चीज है, क्या बला है, हर बार ये कहता है। सवाल कीजिए, अगर अपने इलाके का डेवलपमेंट चाहते हैं तो बिना डरे सवाल कीजिए। जब तक आप सवाल नहीं करेंगे तब तक लोकतंत्र मजबूत नहीं होगा। सवाल करने की जिम्मेदारी और जवाबदेही सिर्फ जनता टीवी और शशि रंजन की नहीं है। हम तो आपकी ताकत, आपके प्यार, आपकी मोहब्बत और उसकी वजह से जो हमें ताकत मिलती है उस आधार पे कर सकते हैं। तो जब आपकी मोहब्बत से, आपकी ताकत से जब हम इतना सवाल करते हैं तो आप भी तो कीजिए। सिर्फ नेताओं को भला बुरा कहने से कुछ नहीं होगा। वोट दीजिए और लगातार 5 साल अपने चुने हुए प्रतिनिधियों पर नजर रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार। और अगली चौपाल में एक और मेहमान, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।